नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि एमपीटेट वर्ग 3 के लिए तैयार किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है जिससे कि दोस्तों क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक भी गलत ना हो और आपके फुल मार्क्स आ सके। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा उद्देश्य है, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवाना। ठीक है, हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आते हैं जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे। ठीक है, बिना रुकावट के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे आप अभी भी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होने वाले हैं आज के। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं आज का क्या है। वॉटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है पशु मनोविज्ञान, व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान, व्यवहारवाद या बाल मनोविज्ञान। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए तो इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, वॉटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित जो लोकप्रिय पुस्तक है दोस्तों वो है व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद पुस्तक लिखी किसके द्वारा? वॉटसन के द्वारा। और कब प्रकाशित हुई थी ये? 1925 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है पियाजे के अनुसार? ठीक है, आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जो संप्रत्ययों के संपूर्ण है। ये ठीक है, संपूर्ण विकास की अवस्था है। ठीक है, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय अनितगामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा पियाजे के अनुसार संप्रत्यय के संपूर्ण विकास की जो अवस्था है ना दोस्तों वो है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ना वो संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था होती है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों जो अहम है ना ये किसके द्वारा निर्देशित होता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। क्या? अहम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है। अब अधिगम को किसने परिभाषित किया है? इस प्रकार, स्किनर, गुत्थी, मर्फी या क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये परिभाषा दी गई है अधिगम के बारे में क्रो एवं क्रो के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उस उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको पता ही है। ठीक है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये कथन जिस मनोवैज्ञानिक का है दोस्तों या जिस मनोवैज्ञानिक द्वारा यह कथन दिया गया है वो है हरलॉक। ठीक है, हरलॉक के द्वारा यह कथन दिया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आपको बताना दोस्तों कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में सबसे मुख्य कारक कौन सा होता है? ठीक है ना, पुनर्बलन, आकृतिकरण, बहिर्गमन या स्वतः स्फूर्ति। तो दोस्तों कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया है ना जो उसमें सबसे मुख्य कारक होता है दोस्तों वो होता है पुनर्बलन। ठीक है, जो सबसे मुख्य कारक होता है वो होता है दोस्तों पुनर्बलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। ठीक है ना, पुनर्बलन आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? आपको बताना है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना उसी को सीखना या उसी को अधिगम कहा जाता है। यह कथन किसके अनुसार है? वुडवर्थ, स्किनर, गेट्स, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो दोस्तों उपरोक्त कथन जो दिया गया है दोस्तों वो गेट्स के द्वारा दिया गया है।
ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स के द्वारा दिया गया है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीखना या अधिगम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह कथन है। दोस्तों ये कथन जो है ना, ये क्वेश्चन ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपको कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन जो दिया गया है दोस्तों, ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड द्वारा यह कथन दिया गया है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना। ठीक है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों, कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों। आपको बताना है पावलोव के द्वारा, युंग के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फ्रायड के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो युंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? युंग द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रट के जाइएगा इसको। ठीक है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। ठीक है, आपको बताना है कि जो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि या नैतिकता। आपको पता है दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिरर ड्राइंग परीक्षण तो है जो है दोस्तों, ये किया जाता है अधिगम। ठीक है, अधिगम के मापन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, अधिगम हेतु मिरर ड्राइंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता या परिपक्वता। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि एक अच्छा अधिगमकर्ता जो होता है ना, उसकी जो प्रमुख विशेषता जो होती है दोस्तों, वो होती है अवधान। ठीक है, अवधान ही एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता होती है। बहुत लोग दोस्तों ये अवधान और परिपक्वता में कन्फ्यूज हो जाते हैं और कई बार आंसर परिपक्वता लगाकर आ जाते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छे अधिगमकर्ता की जो प्रमुख विशेषता है वो अवधान होती है। ठीक है ना, इरोस शब्द संबंधित है मरण मूल वृत्ति से, भय मूल वृत्ति से, प्राकृतिक मूल वृत्ति से या जीवन मूल वृत्ति से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमारे मॉडल पेपर से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इरोस शब्द जो संबंधित होता है ना दोस्तों, वो जीवन मूल प्रवृत्ति से होता है। ठीक है, इरोस शब्द जो होता है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। याद रखिएगा, रट के जाइएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन या मानक विचलन। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि माध्यिका जो होती है ना, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। ठीक है, क्या? माध्यिका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका। ठीक है, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सृजनात्मक चिंतन का अंतिम चरण भी पूछा जाता है आपको, पर यहाँ पर पूछा गया है प्रथम चरण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है दोस्तों, वो उपक्रम होता है। ठीक है, क्या होता है? उपक्रम होता है। और दोस्तों अगर आपको अंतिम चरण पूछा जाए तो मूल्यांकन होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, बट अभी आपको प्रथम चरण पूछा गया है तो उपक्रम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, शारीरिक विकास के क्षेत्र में या गामक विकास के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग जिस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं ना, वो जाने जाते हैं दोस्तों नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
चिंतन अनिवार्य रूप से है एक मनोगतिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या भावात्मक व्यवहार है। ठीक है, तो दोस्तों चिंतन जो होता है ना वो अनिवार्य रूप से क्या है दोस्तों, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन जो है वो अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि के अंतर आता है। ठीक है ना, चिंतन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्मचेतना का, आत्म नियंत्रण का, आत्म प्रेरणा का या आत्म अनुभूति का। अब देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें काफ़ी टाइम लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, और गलत उत्तर लगा कर आ जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को जो अभ्यास करना चाहिए दोस्तों, वो करना चाहिए आत्म नियंत्रण का। ठीक है, किसका? आत्म नियंत्रण का। कई बार मैंने देखा दोस्तों कि इसमें आंसर जो है वो आत्म अनुभूति का लगा कर आ जाते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना, आपको याद रखना है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को जो अभ्यास करना चाहिए वो आत्म नियंत्रण का करना चाहिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास एवं वृद्धि दोनों सिद्धांतों में, विकास के दर में, विकास के क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। ठीक है, तो दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो रहते हैं ना, ठीक है ना, वो एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं ना दोस्तों, वो विकास की दर में होते हैं। ठीक है, विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि मानव विकास जो होता है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से वह कौन सा सिद्धांत है जो मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, प्रतिवर्ती का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। दोस्तों जो प्रतिवर्ती का सिद्धांत है यह आपका मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, ये तीनों ही आपके मानव विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती सिद्धांत। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है दोस्तों, यह कथन कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है जिस सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था, दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि होती है ना दोस्तों, ठीक है ना, ये एक तो बाल्य अवस्था के लिए भी उपयोगी है और एक किशोरावस्था के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट विधि है सीखने की वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों के लिए ही उपयोगी है। ठीक है ना, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा या समायोजन। ठीक है ना, तो दोस्तों शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो है दोस्तों स्नायुमंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल। बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि जो बाल्य अवस्था होती है वो कितने वर्ष तक होती है। ठीक है ना, तो ये होती है दोस्तों आपकी 12 वर्ष तक। ठीक है, कब तक होती है बाल्य अवस्था? 12 वर्ष तक होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि या वजन में वृद्धि। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर। विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य होता है ना दोस्तों, वो आकार, सोच, समझ एवं कौशल में वृद्धि से होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास शुरू होता है, ठीक है, उत्तर बाल्य अवस्था से, शैशव अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, पूर्व बाल्य अवस्था से। ठीक है, तो दोस्तों जो विकास प्रारंभ होता है ना, या विकास जो शुरू होता है वो होता है दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से।
ठीक है, कौन सी अवस्था से होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से आपका विकास शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, परिपक्वता का संबंध है बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से या विकास से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। परिपक्वता का जो संबंध होता है ना, याद रखिएगा, वो होता है विकास से। ठीक है, ठीक है, परिपक्वता का सीधा सीधा संबंध विकास से होता है। ठीक है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि पुरस्कार और दंड अगर इसका अनुचित प्रयोग किया जाए तो अधिगम को ये क्या बनाता है? प्रभावपूर्ण, प्रभावहीन, अधिक उपयोगी या कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो दोस्तों पुरस्कार, ये पुरस्कार है। ठीक है ना, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग जो है दोस्तों, वो अधिगम को पूर्ण तरीके से क्या बनाता है दोस्तों? प्रभावपूर्ण बनाता है। अनुचित प्रयोग जो है ना दोस्तों, ये प्रभावहीन बनाता है। ठीक है, अनुचित प्रयोग, पुरस्कार और दंड का अगर अनुचित प्रयोग किया जाए तो प्रभावहीन बनाता है, और अगर उचित प्रयोग किया जाए तो प्रभावपूर्ण बनाता है। ठीक है, भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या अर्जित प्रेरक? देखिए दोस्तों, भूख और प्यास सभी को पता है दोस्तों क्या है, ये जन्मजात प्रेरक होते हैं। ठीक है ना, जन्म से ही आपको भूख और प्यास दोनों ही लगती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या उपतक सभी? देखिए, अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं दोस्तों, वो आवश्यकता भी होती है, चालक भी होती है और प्रेरक, ये तीनों ही आपके अभिप्रेरणा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये ओके, एग्जाम में बार बार देखा गया है ये क्वेश्चन। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का तर्क से है, चिंतन से है, विवेक से है या बोध से है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को रट के जाइएगा कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से होता है जो अधिगम का बोध से होता है। ठीक है, किससे होता है? अधिगम का बोध से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थार्नडाइक, कोहलर, स्किनर या पावलोव? अब आप ही को पता है दोस्तों ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। इजी है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, और सभी को इसका आंसर पता है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपकी, क्योंकि जब इतने बार पूछा गया है तो अगले बार भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं दोस्तों, कोहलर माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, कोहलर। प्राथमिक आवश्यकताओं को खलिस्तान आवश्यकता से भी जाना जाता है। मनोदैहिक, दैहिक, सामाजिक या मनोसामाजिक? ठीक है, तो दोस्तों जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं ना, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दैहिक आवश्यकताओं के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताएं जो रहती है हमारी, उन्हें दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का, चेतन मन का, बुद्धि का या सृजनात्मकता का? ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रक्षेपण विधि द्वारा जिसका अध्ययन किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों अचेतन मन का। ठीक है, अचेतन मन का। आपको चेतन मन और अचेतन मन में बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है ना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना आए, इसलिए आपको इसको अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, कि प्रक्षेपण विधि का जो प्रयोग है वो अचेतन मन के लिए किया जाता है। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है गलती निकालना, आलोचना करना, अभिप्रेरणा, नकारात्मक व्यवहार करना। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? अभिप्रेरणा। ठीक है, किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, या बोल सकते हैं विकासात्मक कार्य प्रत्यय के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे, हैविंगहर्स्ट या हॉल? ठीक है ना, आपको बताना है कि विकासात्मक कार्य प्रत्यय के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं? हैविंगहर्स्ट माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? हैविंगहर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, हैविंगहर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ठीक है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? मैरीफील्ड,
कोल एवं ब्रूस, कैंट या टॉरेंस ने। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी रट के जाइएगा दोस्तों, एग्जाम में आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। आपका 1 नंबर ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से आपको 1 नंबर मिल सकता है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। दोस्तों याद रखिएगा, टॉरेंस ने किया है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कहा दोस्तों रट के जाइएगा, आपको 1 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है ना, टॉरेंस आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। खालिस्तान अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 दिए हैं, इनमें से वह कौन सा अधिगम है जो प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, प्रभाव का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रभाव का जो नियम है ना। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा ये क्वेश्चन कि प्रभाव का जो नियम है वो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। प्रयोगीकरण में, केस अध्ययन में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से जिस अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वो किया जाता है दोस्तों केस अध्ययन में। ठीक है, केस अध्ययन में ही अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इजी और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। सभी को पता है कि थार्नडाइक द्वारा प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है या केवल मेरुदंड होता है। तो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है ना, उसमें मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। M.L. मन के द्वारा, S. फ्रॉयड के द्वारा, G.W. आल्पोर्ट के द्वारा या J.E. डैशिल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त कथन की व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा, G.W. आल्पोर्ट के द्वारा। ठीक है, G.W. आल्पोर्ट के द्वारा यह परिभाषा जो है वो दी गई है। किसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अगर आपने पहले अगर इससे पढ़ा है तो स्मृति के बारे में। ठीक है, तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम के अंतर्गत जो नहीं आएगा दोस्तों वो है तर्क करना। बाकी धारण, पुनः स्मरण और पहचानना तीनों ही स्मृति के आयाम के अंतर्गत आते हैं। तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। ठीक है, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। TAT द्वारा बनाया गया है। ठीक है, TAT परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया है, मर्रे, रोर्सा, आल्पोर्ट या मैस्लो। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो TAT परीक्षण है ना, ये दोस्तों मर्रे, इसके द्वारा मर्रे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, कुंठा, अभिप्रेरण या आक्रामकता। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में किसी भी बाधा का आना कुंठा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, कुंठा कहलाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, कुंठा। किसी भी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा। ठीक है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व या अवधान। ठीक है ना दोस्तों, तो आधार आयु जो होती है ना, किसके मापन से संबंधित है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, बुद्धि के मापन से संबंधित है। क्या, आधार आयु। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, बुद्धि। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर सभी छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करते हैं तो यह किसका उदाहरण बनता है। उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिक्रिया निर्माण या विस्थापन। ठीक है, तो दोस्तों अगर शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर एक छात्र है जो घर आकर अपनी बहन पर गुस्सा उतारता है दोस्तों या गुस्सा करता है, तो दोस्तों यह विस्थापन के उदाहरण के अंतर्गत आता है। इसके
अंतर्गत आता है? विस्थापन के उदाहरण के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, पावलाव, स्किनर, कोहलर या थॉर्नडाइक। तो दोस्तों सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा, वो हैं दोस्तों आपके कोहलर। ठीक है, कौन है? कोहलर जो है वो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल या दत्त कार्य। ठीक है, तो दोस्तों रचनात्मक आकलन के लिए, ठीक है, अगर विद्यार्थियों को आपका रचनात्मक आकलन करना है तो उसके लिए देखिए दोस्तों, मौखिक प्रश्न भी एक आवश्यक उपकरण हो सकते हैं, प्रश्नोत्तरी और खेल भी हो सकते हैं और दत्त कार्य भी हो सकता है। ठीक है, जो सत्र परीक्षा है वो रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूरे बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे अधिक गहन और समाजीकरण जो होता है ना, वो दोस्तों किशोरावस्था के दौरान ही होता है। ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है दोस्तों वो किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।